सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज 10th क्लास का 5th चैप्टर लेकर आया अध्याय 5। इसमें जो है तत्वों का वर्गीकरण है। इसमें साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ साथ में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चंस डाल रखा बुकलेट में। इसके साथ में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। तो एमपी बोर्ड या कोई सी बोर्ड के साथ में जो एनसीईआरटी वाला जो है उसका सॉल्यूशन भी इसमें हम देखेंगे। एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहले हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेंडलिक के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का आवर्त तालिका में व्यवस्थित क्रम जो होता है वो क्रम किसके आधार पर किया था। यानी मेंडलिक ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी पुरानी वाली, ये हमारे पास आधुनिक आवर्त सारणी है। ये इस प्रकार से ये तत्व होते हैं, सारे तत्वों को उन्होंने एक के बाद एक वर्गीकृत किया था और एक ऐसी टेबल बनी थी। उस टेबल को हम पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी बोलते हैं। ये हमारे पास एक आवर्त सारणी है, ये आधुनिक आवर्त सारणी है। लेकिन इसके पहले जो बने थी मेंडलिक ने, वो हमारे पास मेंडलिक की आवर्त सारणी कहलाती है। और ये जो आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले ने बनी थी वो मोसले के परमाणु क्रमांक के आधार पर बनी थी, और जो मेंडलिक ने बनी थी वो परमाणु भार के या परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उसकी सारणी बनी थी। तो ये जो हमारे पास एक आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल दे रखी है, आज इसके बारे में सारे प्रश्न हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में था कि मेंडलिक ने आवर्त सारणी जो व्यवस्थित की थी किसके आधार पर की थी। या सबसे पहला ऑप्शन है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक या घटते परमाणु क्रमांक, तीसरा बढ़ते परमाणु क्रमांक या घटते परमाणु क्रमांक। तो मेंडलिक ने अपनी आवर्त सारणी जो बनाई थी वो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाई थी, एटॉमिक मास के आधार पर बनाई थी। जिसके मास कम है उसको पहले रखा था पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी, उसके बाद उसके ज्यादा मास वाले को उसके ज्यादा मास वाले को, इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में मेंडलिक ने अपनी एक टेबल बनी थी, आवर्त सारणी बनी थी, उसको मेंडलिक की आवर्त सारणी कहते हैं। तो ध्यान रखना मेंडलिक ने जो आवर्त सारणी बनी थी वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनी थी और वो बढ़ते हुए क्रम के आधार पर बनी थी। परमाणु एटॉमिक मास जो होता है उसको इंक्रीजिंग आर्डर बढ़ते हुए द्रव्यमान के आधार पर बनी थी। तो पहला ऑप्शन आ जाएगा बढ़ते हुए द्रव्यमान के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में सत्य है। इसमें 1737 पंक्तियां होती है, इसमें 7 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, इसमें 737 पंक्तियां होती हैं। अब इसमें जो आवर्त सारणी है यदि हम देखेंगे तो इसमें ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहलाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 और 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं। ध्यान रखना। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितने हो गए 18 जो होती है वो ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहलाते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़े, वर्टिकल, ये जो खड़ी लाइनें होती है इसमें तत्वों के सब नाम लिख रखे हैं, ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहलाते हैं, वर्टिकल वाले। और ये वाली जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 ये हॉरिजॉन्टल्स कहलाती है, ये पंक्तियां कहलाती है, और ये हमारे पास रो क्या नाम उसका कॉलम कहलाती है। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ होंगे। ऊर्ध्वाधर का मतलब ये लाइन 1 2 3 इस प्रकार से यहाँ तक गिनते आना तो कितने हो जाएंगे 18, या नंबर भी लिख रखे 18, ये 18। तो 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं आवर्त सारणी में, ये चीज ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन में क्या आएगा 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ। और यदि 37 पंक्तियां पूछते तो 37 पंक्तियां हमारे पास 7 होती है, 1 2 3 4 5 6 7। 37 मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रो जो होती है वो 7 होती है, और वर्टिकल जो कॉलम होते हैं वो हमारे पास 18 होते हैं। तो स्तंभ ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ 18, और जो पंक्तियां होती है ये पंक्तियां रो ये हमारे पास 7 होती है। ध्यान रखना, दोनों चीजें ध्यान रखना, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ और 7 पंक्तियां, 37 पंक्तियां जिसको बोलते हैं 37 पंक्तियां। आधुनिक आवर्त सारणी में ये चीजें दोनों चीजें ध्यान रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव दोनों पूछ सकते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 वाले तत्वों की क्या स्थिति होगी। मतलब 2 और 8 वाला जो तत्व होता है जिसका परमाणु क्रमांक 10 होता है, 2 और 8 का मतलब
8 और 2 10, परमाणु क्रमांक 10, परमाणु क्रमांक 10 कौन से उसमें आएगा ये अपने को बताना है। दोहरा, समूह 8 में आएगा, समूह 2 में आएगा, समूह 18 में आएगा या समूह 16 में आएगा। तो अपन इसको देख लेते हैं कौन से उसमें आएगा। 8 और 10, जिसका 10 परमाणु क्रमांक होगा, है 10 परमाणु क्रमांक किसका होता है हमारे पास में नियन, ये 10 लिखा हुआ, ये इसका परमाणु क्रमांक 10। तो 10 किस में आ रहा, 18वें समूह में आ रहा। जब भी यदि अपने को आवर्त सारणी की बात करते हैं कि आवर्त सारणी को अपने को देख के उसको सॉल्व करना पड़ता है कोई भी क्वेश्चन। तो जब भी परमाणु क्रमांक यदि 10 दिया हो तो वो कौन से समूह में आएगा, 18वें समूह में आएगा। अब इसको अपन निकालेंगे कैसे, तो सिंपल ट्रिक है कि मान लो कि यदि मान लो परमाणु क्रमांक अपने पास 9 दिया है ना, परमाणु क्रमांक 9 दिया, तब वो किस में आएगा, परमाणु क्रमांक 9 वाला किस में आ रहा, 17 में आ रहा, 8 वाला किस में आ रहा, 16 में आ रहा। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि जैसे मान लो कि अभी हमारे पास परमाणु क्रमांक कितना था 10 है, 2 और 8 10, 10 में क्या किया हमने 8 जोड़ दिए तो कितना हो गया 18। ये बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने को जोड़ना है 10 में, तो 10 और 18। मान लो कि परमाणु क्रमांक 9 वाला पूछे तो 9 वाला का इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 और 7, 2 और 7। तो 7 को क्या करना है 10 में जोड़ देना, 10 में प्लस कर देना, जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन जितने बाकी उसको 10 में प्लस कर, जैसे यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है इसको 10 में प्लस कर दे तो 18 हो गया, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है तो हो गया 17 हो गया। मान लो कि किसी परमाणु क्रमांक हमारे पास में, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर अपने 7 ले लिया, 7 ले लिया तो पहले में 2, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं हमेशा ध्यान रखना 2, और दूसरे में कितने हैं 5, 5 और 2 7, तो 10 और 5 15, तो ये 15वां ग्रुप में चले जाएगा। तो इस तरह से 10 में जो बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको प्लस कर देना तो उसकी समूह ज्ञात हो जाएगा। तो ये सामान्य अपने को ध्यान रखना है। तो समूह हम निकालेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 18वां समूह हो जाएगा 10, 8 में 2 प्लस 8 में 10 प्लस कर देना तो 18 आ जाएगा। ये चीज जान रखना, 10 प्लस करते हैं। सभी कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है, कार्बनिक यौगिक मतलब जिसमें कार्बन पाया जाता है, और कार्बन वाला जो तत्व होता है कौन से समूह में होता है अपने को बताना है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो कार्बन होता है हमारे पास में, ये कार्बन यहाँ रखा गया 14 ग्रुप में कार्बन रखा गया। चलो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6। अब 6 को क्या करेंगे, पहले में 2 और दूसरे में 4, तो इस तरह से 2 और 4, 4 में कितने प्लस कर देंगे 10, तो कितने ग्रुप आ जाएगा 14, तो 14 समूह में कार्बन आ जाएगा। तो कार्बन जो होता है महत्वपूर्ण तत्व होता है और इसको हम कहाँ रखते हैं 14 ग्रुप में रखते हैं। तो कार्बन का मतलब सभी कार्बनिक यौगिक में अधिक महत्वपूर्ण तत्व समूह कौन सा होता है, कार्बनिक यौगिक मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, और कार्बन की मात्रा कौन से समूह में पाई जाती है 14 में, क्योंकि कार्बन कहाँ रखा गया समूह 14 में। क्यों, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन का विन्यास 2 और 4 होता है और उसमें 6 प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 14वें ग्रुप में होगा। निम्न से कौन सा तत्व सर्वाधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है, सबसे ज्यादा संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसके पास में होगा ये बताना। संयोजकता मतलब बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो कितना होगा इसका 2, 8 और 1। आखिरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1, इसकी संयोजकता 1 होगी। एल्यूमिनियम का 13 होता है, 13 में क्या लिखेंगे 2, 8 और 3, बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन में 14 होता है, सिलिकॉन में 14, 2, 8 और 4, बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस में 15, 2, 8 और 5, 10 और 5 15। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके बाहरी कोश में है 5 फास्फोरस के, पी के, इसलिए संयोजी सबसे ज्यादा किसकी संयोजकता हो जाएगी फास्फोरस की संयोजकता सबसे अधिक होगी। क्यों, क्योंकि इसकी बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, बाकी में 1 है, 3 है, 4 है और इसमें 5 है। तो सबसे ज्यादा बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इस बात को नोट कर लेना। नेक्स्ट है
मोसले की आवर्त सारणी अभी हमने पढ़ा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनी, एटॉमिक मास के आधार पर बनी, और मोसले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर बने दिए आवर्त सारणी। ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, ये अपने को बताना। तो जो फ्लोरीन होता है, क्लोरीन, तो फ्लोरीन जिसका सिंबल F होता है, फ्लोरीन, ये सबसे ज्यादा ऋण विद्युत तत्व होता है। ध्यान रखना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। समूह 17 के तत्व भी कहलाते हैं। समूह 17 में जो तत्व होते हैं, समूह 17 में कौन से तत्व, देखो समूह 17 में हमारे पास में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिक, और ये सारे तत्व जो होते हैं हेलोजन तत्व कहलाते हैं। ध्यान रखें, समूह 17 के तत्वों को हम हेलोजन के नाम से भी जानते हैं, हेलोजन तत्व। अष्टक का नियम किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। ये अष्टक का जो नियम था वो न्यूलैंड ने दिया था। ध्यान रखना, अष्टक का नियम न्यूलैंड का। नेक्स्ट हमारे पास में तत्वों को त्रिक व्यवस्था किसने दी थी, तीन का जोड़े बनाए थे, वो डोबे राइनर ने दी थी। त्रिक व्यवस्था डोबे राइनर ने, और अष्टक का नियम न्यूलैंड ने दिया। आधुनिक आवर्त सारणी समूह की संख्या कितनी है, अभी हमने देखा था, समूह मतलब खड़े लाइन 18। एका एल्यूमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है, एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय ऑक्साइड होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है। ध्यान रखना, बेस वाला क्षारीय। मेंडलीव द्वारा कितने तत्वों का वर्गीकरण किया गया था, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में 63 तत्वों का वर्गीकरण किया गया था, क्योंकि उस समय 63 तत्व ही ज्ञात थे। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक यूनिट 2, 8, 7 है, इस तत्व का नाम क्या होगा, 2 और 8, 10 और 7, 17। तो क्लोरीन का होता है 17 परमाणु क्रमांक। हम देख लेते क्लोरीन का, ये क्लोरीन का 17। तो ये अपने को परमाणु क्रमांक याद रखना पड़ेगा, क्लोरीन का 17 होता है। तो यहाँ से हम इसका परमाणु क्रमांक भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, ये तो अभी अपने कर लिया, जोड़ी बनाना। लिथियम जो होता है एक उपधातु होती है, सिलिकॉन धातु होती है, ऑक्सीजन अधातु होती है, फ्लोरीन हैलोजन होती है, हमने पढ़ा भी, और नियान जो होती है वो अक्रिय गैस होती है, जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती है। नियान या ऑर्गन है, ये जो होती है अक्रिय गैस कहलाती है, ये किसी के साथ क्रिया नहीं करती है। तो लिथियम जो भी होती है वो उपधातु होती है, और सिलिकॉन धातु होती है। तो यहाँ से हमारे पास में टेबल बना रखी है, जिससे लिथियम यदि आता है तो लिथियम हमारे पास में ये रहा, ये बता रखा, इसमें ये डायग्राम भी बता रखा कि ये उपधातु के इस तरह से सिंबल अलग अलग दे रखे। ये संक्रमण तत्व है, ये क्षारीय धातु होती है, सबके इसमें सिंबल अलग अलग इसमें दे रखे कि कौन सा, ये हेलोजन के लिए है इस कलर का, ये हेलोजन वाले हैं हमारे पास में है। ये नोबल गैस है, ये नोबल गैस उत्कृष्ट गैस के लिए सिंबल दे रखे, सभी के कलर अलग अलग दे रखे सिंबल वाइज दे रखे। तो हमारे पास लिथियम जो होती है वो उपधातु होती है, सिलिकॉन धातु होती है, ऑक्सीजन अधातु, ऑक्सीजन गैस होती है, अधातु होती है, ध्यान रखना। फ्लोरीन हैलोजन होती है, और नियान जो होती है वो अक्रिय गैस होती है। अक्रिय गैसों के सभी कोष पूर्णतः भरे होते हैं। क्या अक्रिय गैस किसको कहते हैं, जिसके सभी कोष पूर्णतः भरे रहते हैं उसको हम अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। ये चीज ध्यान रखना। ये जो आखिरी वाला जो कॉलम होता है, हीलियम है, नियान है, ऑर्गन है, ये क्रिप्टॉन है, ये अक्रिय गैस कहलाती है, नोबल गैस है, मतलब जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती है। क्यों नहीं क्रिया करती, क्योंकि इनके सभी कोष पूरी तरह से भरे हो रहते हैं। जैसे पहले हम हीलियम की बात करते थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले कक्षा में 2 आ जाएंगे। नियान की बात करते थे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में 2 हो जाएगा, दूसरे में 8 हो जाएगा। आर्गन की बात करते थे, इसमें 18 है, तो पहले में 2, दूसरे में 8 और 2 10, तीसरे में 8 हो जाएगा। तो इस तरह से इनके जो कोष होते हैं पूरी तरह से भरे होते हैं, इसलिए इनको हम अक्रिय गैस कहते हैं। ये किसी के साथ क्रिया नहीं करती है, और इसको हम नोबल के नाम से या उत्कृष्ट गैस के नाम से भी हम जानते हैं। तो उत्कृष्ट गैस कौन से समूह में है, 18 वाले। क्यों, क्योंकि इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरी तरह से भरा हो रहता है, आखिरी का जो कोष होता है, कक्षा होती है, पूरी तरह से भरी हो रहती है, इसलिए किसी के साथ क्रिया नहीं करती है। इनको हम अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। तो ये कथन सत्य होगा, पूर्णतः भरे कोष सत्य है। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं परमाणु का आकार बढ़ता है, स्वाभाविक जब हम ऊपर से जाते हैं परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, परमाणु का आकार भी बढ़ेगा, ये भी सही है, सत्य है।
आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद है। देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को अलग अलग स्थान पर रखा जाता है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को जो है हमारे पास में केवल एक ही जगह रखा गया है, फर्स्ट में, इसलिए कोई विवादास्पद नई स्थिति है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में अलग अलग जगह रखा था, वहां पर विवादास्पद की स्थिति थी, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन को एक ही स्थान पर रखा गया है, इसलिए कोई विवाद की स्थिति नहीं है। ये आधुनिक आवर्त सारणी ध्यान रखना, मेंडलीव की अलग थी, तो ये कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि एक ही स्थान पर रखा गया, कोई विवाद नहीं है। कार्बन तत्व कुल 2 कोष के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 है ना। अब इसमें क्या हो गया? 2 और 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 कोष होंगे, पहला कोष में 2 और दूसरे में 4, तो 2 कोष तो सही है। 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो आखिरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है संयोजी, ये भी सही है। तो 2 कोष होते हैं, पहले में 2 और दूसरे में 4 बढ़ते इलेक्ट्रॉन, और आखिरी वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो इसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ये भी सही है, मतलब कथन क्या होगा? सत्य होगा। हाइड्रोजन परमाणु त्रिज्या 39 पिकोफैराड होती है, ये गलत कथन है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या होती है लगभग 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है, ये चीज ध्यान रखना, ये कथन गलत है, असत्य। नेक्स्ट हमारे पास में है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति क्या संबंध है। तो इसमें जो तत्वों, जो कोषों की जो संख्या होती है उसका निर्धारण होता है आवर्त सारणी में, कि 2 कोष है कि 4 कोष है कि 6 कोष है। तो साथ में सहज इलेक्ट्रॉनों से तत्वों का समूह भी निर्धारण होता है। 2 चीजें, एक तो हमारे पास में तत्वों की स्थिति निर्धारित हो जाएगी, कहाँ तत्व आवर्त सारणी में कहाँ पर रखा गया है, किससे? कोषों की कुल संख्या से, कि 2 कोष है कि 3 कोष है कि 5 कोष है। उससे क्या निर्धारित होगा कि कुल संख्या से तत्व का आवर्त सारणी में उसका निर्धारण हो जाएगा। साथ में संयोजी इलेक्ट्रॉनों से तत्वों का समूह भी निर्धारण होता है। जैसे मान लो कि समूह निर्धारण कैसे करते हैं, अभी उदाहरण दिया था कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? 2, 8 और 7, ठीक है। अभी कौन से समूह में आ रहा है, तो 7 में 10 प्लस कर देंगे तो ये 17वें समूह में आ जाएगा। यानी समूह का निर्धारण भी हम आवर्त सारणी से कर सकते हैं, और साथ में कोषों की कुल संख्या से तत्वों का निर्धारण भी हम कर सकते हैं कि उसमें कितने कोष है, उसके आधार पर हम जो है उसका निर्धारण भी हम आवर्त सारणी उसका तत्वों का कर सकते हैं। तो 2 चीजें, कोषों की कुल संख्या से तत्वों का आवर्त सारणी निर्धारण हो जाएगा, और संयोजी इलेक्ट्रॉन से आवर्त सारणी को कौन से समूह में होता है ये भी उसका हम निर्धारण कर सकते हैं। किस तत्व में 2 कोष है तथा 2 इलेक्ट्रॉन से पूरित है, तो 2 कोष किसमें होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह से भरे हुए हैं। तो नियान्त्रिक का परमाणु क्रमांक 10 होता है, ध्यान रखना 10 में क्या है, कैसे लिखेंगे? 2 और 8, तो ये पहला कोष में 2 और दूसरे में 8, और दोनों पूरी तरह से भरे हुए, पूरी का मतलब भरे हुए, फुलफिल है। तो नियान में 2 कोष होते हैं, पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, टोटल उसका परमाणु क्रमांक 10 होता है। तो 2 और 8 10 हो जाएंगे, और ये दोनों पूरी तरह से भरे हुए रहेंगे, इसलिए नियान उसका उदाहरण हो जाएगा। सेकंड दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक में 2, 8 और 2, 8 और 2 दे रखा है, 8 और 2 10 और 2 12। 12 किसका होता है? 12 जो होता है मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है, ध्यान रखना। कुछ तत्व 20 तक तो अपने को याद रखना पड़ेगा कि इस तत्व के कितना परमाणु क्रमांक होते हैं। तो आवर्त सारणी को अपनी तरह से अच्छी तरह से याद कर लेना, कम से कम 20 परमाणु क्रमांक तक उसको याद रखना है, और उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 8 और 2 10 और 2 12, 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का। सिलिकॉन कुल 3 कोष है और संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 कोष में क्या हो जाएगा? 2, 8 और 4, 8 और 2 10 और 4 14। 14 किसका परमाणु क्रमांक होता है? सिलिकॉन का। तो इस तरह से अपने को आवर्त सारणी के जो तत्व है, कम से कम 20 तत्वों तक अपने को आवर्त सारणी याद रखना पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन में इसके सवाल पूछे जाते हैं, तो अपने को याद होना चाहिए। डोबे-राइनर के वर्गीकरण की क्या सीमा है? तो डोबे-राइनर था, केवल 3 ही त्रिक बना सके, अन्य तत्वों का वर्गीकरण त्रिकों में नहीं हुआ। देखो शुरू में इन्होंने त्रिक बनाए, त्रिक मतलब जिसके गुण एक समान होते हैं, ऐसे तत्वों को एक साथ रखा था, अलग अलग त्रिक बना के बताया। तो केवल 3 त्रिक ही बना सका है, उसके आगे के जो तत्व थे उनका कोई गुण मिलता नहीं था। तो इसकी यही कमी थी कि केवल ये 3 त्रिक ही बना सके, इसके आगे के त्रिक इनके द्वारा निर्धारित
नहीं हुआ है। न्यूलैंड के अष्टक के नियम की क्या सीमा है? तो अष्टक का जो नियम होता है, एक चीज ध्यान रखना कि कैल्शियम तक ही लागू होता है, सभी तत्वों के लिए लागू नहीं होगा, केवल कैल्शियम तक ही लागू होगा। दूसरा इसमें बताया कुछ असमान तत्वों को एक साथ रख दिया था, मतलब जिसके गुण मैच नहीं करते तो उनको भी एक साथ कर दिया। तीसरा, इसके अनुसार प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान थे, इससे ज्यादा विद्यमान नहीं थे। और अभी तक तो 108 से भी ज्यादा तत्वों की खोज हो चुकी है। इन्होंने ये बताया था, पहला कमी क्या थी, केवल कैल्शियम तक ये नियम लागू होगा, न्यूलैंड का अष्टक का नियम। यदि मान लो आ जाए कि न्यूलैंड के अष्टक के नियम की क्या क्या सीमाएं होती है, तो पहला ये लिखना यह केवल कैल्शियम तत्व तक ही लागू होता है। दूसरा ये लिखना कि इन्होंने क्या किया था कि जिसके गुण एक समान नहीं होते उनको एक साथ रख दिया। आवर्त सारणी में क्या होता है कि जिनके गुण एक समान होते उनको एक साथ रखा जाता है, लेकिन न्यूलैंड ने क्या किया, जिनके गुण एक समान नहीं होते उनको भी एक साथ रख दिया था। और तीसरा इन्होंने ये बताया था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। लेकिन आजकल जो है, अभी वर्तमान में जो है 108 तत्वों से भी ज्यादा तत्वों की खोज हो चुकी है, इसलिए 3 नियम से कारण से फेल हो गया। ठीक है, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग अलग समूह में क्यों रखा गया है? उत्कृष्ट गैसें अक्रियाशील होती है तथा प्रकृति में केवल वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। एक चीज ध्यान रखें, उत्कृष्ट गैसें जो होती है वो किसी के साथ क्रिया नहीं करती है, इसको नोबल गैस कहते हैं, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। और ये जो होती है वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। इसका पता आवर्त सारणी बनने के बाद चला था। एक चीज ध्यान रखना कि ये उत्कृष्ट गैसें होती है, आवर्त सारणी बनने के बाद इसका पता चला था, नोबल गैसेस का, ये बाद में खोज हुई थी इनकी। तथा ये अन्य तत्वों से सर्वथा भिन्न थी, इसलिए आवर्त सारणी में अलग अलग समूह में रखा गया। तो कुछ चीजें हमारे पास में सोना है, चांदी है, ये भी उत्कृष्ट गैस, ये भी ज्यादा किसी क्रियाशील नहीं होती, लेकिन इसको 18वें समूह में नहीं रखा गया, ये पहले रख दिया क्योंकि इनकी खोज पहले हो चुकी थी। और जो बाकी वाली जो गैसेस थी, हीलियम, आर्गन, जो 18 समूह में रखी गई है, उनकी खोज बाद में हुई थी। तो बाद में जो हुई थी उनको सबको एक साथ रख दिया था। तो ये चीज ध्यान रखना है कि सभी उत्कृष्ट गैसों को एक साथ नहीं रखा गया। उत्कृष्ट गैस किसको कहते हैं? जो किसी के साथ क्रियाशील नहीं करती, क्रिया नहीं करती है। जैसे सोना है, सोना किसी के साथ क्रिया नहीं, आर्गन है, हीलियम है, ये गैसें किसी के साथ क्रिया नहीं करती है। उन गैसों को हम उत्कृष्ट या नोबल गैस या अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। और इनके पूरे कक्षा पूरी तरह से भरी हुई रहती है, सभी इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे हुए रहते हैं, इसलिए वो क्रिया नहीं करते हैं। और आवर्त सारणी में इनको अलग अलग स्थान पर इसलिए रखा गया क्योंकि जिस समय आवर्त सारणी बनी थी उस समय जो अक्रिय गैसें होती बहुत सारी, उनकी खोज नहीं हुई थी, उनकी खोज बाद में हुई थी, इसलिए इनको कहाँ रख दिया? आखिरी में, बाद में रखा गया, 18वें समूह में रखा गया। और जिनकी खोज पहले हो गई थी अक्रिय गैसों की, उनको पहले रख दिया गया, इसलिए ऐसा हुआ। एक तत्व आवर्त सारणी में तृतीय आवर्त समूह में द्वितीय का तत्व ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। तृतीय आवर्त सारणी द्वितीय का तत्व है, उस जलकर क्षारीय ऑक्साइड बनाता उस तत्व की पहचान कीजिए। तो जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम Mg, तृतीय आवर्त, तो देखो अपन देख लेते मैग्नीशियम कहाँ, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम हमारे पास है। तो यहाँ मैग्नीशियम रखा गया है। एक आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त के समूह में द्वितीय का तत्व है, द्वितीय का तत्व है, दूसरे स्थान का तत्व है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो क्षारीय ऑक्साइड कौन बनाता है? मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये जो तत्व होते हैं ये क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। और उस तत्व की पहचान कीजिए, तो अपन ने लिख दिया मैग्नीशियम द्वितीयक में। उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 होता है। परमाणु क्रमांक ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? पहले में 2, दूसरे में 8, 8 और 2 10, बचा कितना? 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, पहले में 2 ही भरना, दूसरे में 8 भरना, बचे हुए तीसरे में भरना। फिर जब उस तत्व की उपस्थिति में जलता है तो होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। मैग्नीशियम क्या करता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, O2 की उपस्थिति में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO बनती है। अब इसको वो कर लो, बैलेंस कर लो, तो इस तरह से बैलेंस हो जाएगी। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ये चीज याद रखिए। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है।
इस तत्व का परमाणु संख्या कितनी होगी? 2, 8, 7 कितने हो गए? 17। 2, 8 और 7, 8 और 10 और 7, 17। तो परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 17। तीनों जोड़ देते तो परमाणु क्रमांक कहलाता है। 17 हो गया। इस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 17। निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी? समानता कैसे देखेंगे? अब इसमें देखो 7 आखिरी में कोष में आना चाहिए, तो नाइट्रोजन में क्या है? 7 है, तो पहले में 2 आ जाएगा, दूसरे में 5 आएंगे। इसकी समानता इसके साथ होगी नहीं। क्लोरीन में पहले में 2 और दूसरे में 7 है, तो इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। देखो ठीक है, इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। तो इसमें 17 थे, 17 को 2, 8, 7 लिखा। और 9 को कैसे लिखेंगे? 9 को 2 और 7 लिखेंगे, पहले में 2 दूसरे में 7, तो इसमें भी 7 और इसके 7। देखो समानता कैसे मिलती है कि आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, ये उससे उससे समानता मिलती है। जो तत्व होते हैं आखिरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यदि समान है तो उसकी समानता तत्वों से मिल जाएगी। यदि आखिरी कोष में इलेक्ट्रॉन अलग अलग है तो उसकी समानता नहीं मिलेगी। तो समानता कैसे पता लगाएंगे कि आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? जैसे 7 है तो 7 किस में होंगे? 7 इसमें होंगे आखिरी, 2 और 7। 15 में क्या होगा? 15 में 2, 8 और 5 होंगे, नहीं होगा समानता क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। 18 में क्या होगा? 2, 8 और 8, 18। इसमें भी 8 आ रहा, इसमें 5 आ रहा, केवल 7 इसमें ही आ रहा है, इसमें क्लोरीन, इसलिए क्लोरीन से समानता मिल जाएगी, बाकी किसी समानता नहीं मिलेगी। मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए, कैल्शियम और स्ट्रांशियम। जो मैग्नीशियम के साथ में जो तत्व रखे जाते हैं वो कैल्शियम और स्ट्रांशियम होते हैं, तो उसके साथ वो समानता विषय के अनुसार वो प्रदर्शित करेंगे। जैसे मैग्नीशियम किसके साथ समानता है? कैल्शियम है, स्ट्रांशियम है, बेरिलियम है, रेडॉन, ये इनके साथ इनकी समानता एक जैसी है। जिनके समानता एक जैसी होती है उसको एक ही उसमें रखा गया, ध्यान समूह में रखा गया। ये जैसे ये एक साथ क्यों रखे? क्योंकि इनकी समानता एक जैसी होती है। ये अक्रिय कैसे होती है? इनकी समानता सबकी एक जैसी होती है, किसी के साथ क्रिया नहीं करती, इसलिए इनको एक साथ रखा गया। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इनको एक साथ क्यों रखा गया? क्योंकि इनकी समानता एक जैसी होती है। समानता कैसे निकालेंगे? उसके बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होगी उनकी संख्या देख लेना, यदि उनकी संख्या बराबर है तो उनकी समानता एक समान होगी। तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे, ध्यान रखना। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये ध्यान रखना, समूह 2 के तत्व दिखाए रखने, और दोनों इलेक्ट्रॉन 2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये धनात्मक संयोजी होते हैं, ध्यान रखना। निम्न तत्वों में से जिसके इलेक्ट्रॉनिक क्रिया दिए गए धातु की पहचान करके उनके नाम लिखिए। 2, 8 और 2 क्या हो जाएगा? 8 और 2 10 और 2 12। 12 वाला कौन सा होता? मैग्नीशियम। 8 और 2 10 और 1 11। 11 वाला कौन सा था? सोडियम। 11 पे कौन है? सोडियम। 2 और 8 10 और 7 17। 17 वाला कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन का 17 होता है, ध्यान रखना, ये क्लोरीन है, क्लोरीन Cl। 2 और 1 3 लिथियम। तो इस तरह से इन तत्वों के परमाणु क्रमांक यदि याद होंगे तो हम उस तत्वों के नाम भी याद रख सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ 20 तक याद कर लो। निम्न के नाम बताइए 3 तत्वों जिनके सबसे बाहरी कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे? जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो पहले वाले जो कोष में होते हैं ये हमारे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, हाइड्रोजन, ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन वाले तत्व है। किसी के भी नाम लिख सकते हैं पहले वाले ग्रुप में। एक इलेक्ट्रॉन इसलिए पहली जगह रखा, पहले यहाँ रखा गया। 2 इलेक्ट्रॉन वालों को यहाँ रखा गया बाहरी कोष में, ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या था तो उनकी ये निर्धारित हो जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन वाले कौन होंगे? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबियम है और फ्रांस, ये सब चीजें एक इलेक्ट्रॉन वाले, ध्यान रखना। तो इनके नाम अपन लिख देंगे, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। दूसरा पूछ रखा 2 तत्व जिनके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन वाले दूसरे वाले में आ जाओ, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरिलियम है। तो ये 2 तत्व हो जाएंगे हमारे पास। इसके हम ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरिलियम, ये सब 2 वाले हैं। इसके परमाणु क्रमांक के आखिरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना। तो इनके नाम और आवर्त सारणी में से अपने को देखना है और उसका मान अपने को निकालना। और लास्ट में देखा 3 तत्वों के जिनके बाहरी कोष में होते हैं, 3 वाले हैं। 3 तत्व जिनके बाहरी कोष पूर्ण होते हैं। पूर्ण किसके होते हैं? जो अक्रिय गैस होती है, आखिरी वाले। आखिरी में कौन है? हीलियम है, आर्गन है, नियान है,
है। और भी नाम लिख सकते हैं आखिरी गैस। आखिरी में जो जो तत्व हमारे पास में है ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, और ये सब आखिरी गैसें होती हैं जिनके कोष पूरी तरह से भरे होते हैं। तो इस प्रकार से हम इस आवर्त सारणी के आधार पर हम मान निकाल सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।